नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। शंखनाद आज उस खबर पर जो कहती है कि दिल्ली में दूध की कमी होने वाली है। जी हां, एक खाप पंचायत ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ऐलान कर दिया है कि 1 मार्च यानी कि कल से किसी भी डेयरी को हम दूध नहीं देंगे। अगर दूध दिया भी गया तो 100 रुपए लीटर दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही सवाल ये उठने लगे कि अगर इस ऐलान का रत्ती भर भी असर हुआ तो दिल्ली में दूध की कमी होने वाली है। दूध जबरदस्त महंगा होने वाला है। हमने दूध डेयरी में बंद करने के लिए निर्णय लिया है। पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव 50 रुपए। आपस में जो दूध लिया दिया जाएगा वो उसी रेट में दिया जाएगा, परंतु जो निगम है, जिस तरह डेयरी है, तो इनको 100 रुपए किलो से कम हम दूध किसान नहीं देगा। तो क्या दिल्ली में दूध 100 रुपए लीटर से ज्यादा में मिलेगा? क्या किसान आंदोलन का असर दूध पर होने वाला है? क्या दिल्ली में दूध की कीमतें दोगुनी होने वाली हैं? ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि हिसार में सतरोल खाप पंचायत की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार किसान आंदोलन को नहीं मानती, अगर सरकार नहीं खत्म करती कृषि के तीनों कानूनों को, तो पेट्रोल की कीमतों पर डेयरी को दूध बेचा जाएगा, मतलब 100 रुपए लीटर। फिर से सुनिए। पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव 50 रुपए। आपस में जो दूध लिया दिया जाएगा वो उसी रेट में दिया जाएगा, परंतु जो निगम है, जिस तरह डेयरी है, तो इनको 100 रुपए किलो से कम हम दूध किसान नहीं देगा। अब सोचिए कि अगर खाप पंचायत और उससे जुड़े किसान संगठनों ने यह तय किया कि डेयरी को ही 100 रुपए लीटर दूध मिलेगा, तो फिर आम आदमी तक दूध कितने रुपए लीटर पहुंचेगा? क्योंकि सतरोल खाप तो सीधे सीधे बोल रहा है कि डेयरी को दूध बेचेंगे ही नहीं। हमने दूध डेयरी में बंद करने के लिए निर्णय लिया है। डेयरी में जो दूध देवेगा वो भाई किसान नहीं है। सतरोल खाप पंचायत के इस ऐलान का अगर असर हुआ तो दिल्ली में दूध की कीमतें आसमान पर होंगी और परेशानी आकाश के पार, क्योंकि दिल्ली में हर रोज 70 से 80 लाख लीटर दूध की खपत होती है। हरियाणा और यूपी से बड़ी मात्रा में दूध आता है। तो मान के चलिए, अगर इस ऐलान का रत्ती भर भी असर हुआ तो दिल्ली की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन इन बातों से बेखबर दिल्ली के मुख्यमंत्री आज किसान महापंचायत में मेरठ पहुंचे। मेरठ में अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन का खुला समर्थन किया, इस बयान के साथ कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहती है। अरविंद केजरीवाल किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन खाप के ऐलान पर उनके नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। तो किसानों की खाप पंचायत ने फैसला किया, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको ये 100 रुपए लीटर दूध देंगे, बाकी तो नॉर्मल जो 40-50 रुपए का रेट है उसी रेट पे देंगे, परंतु सरकारी संस्थाओं को 100 रुपए देंगे। एक विरोध प्रदर्शन करेंगे कि भाई आप डीजल का रेट इतना बढ़ा रहे हैं कि खेती करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हरियाणा सरकार के सामने अब चुनौती ये है कि खाप के इस ऐलान से वो कैसे निपटती है। कोई लेना चाहेगा 100 रुपए किलो तभी लेगा ना, किसी को लेने के लिए तो मजबूर नहीं कर सकते ना। कोई लेना चाहेगा तो लेगा, नहीं तो ये खुद ही पियेंगे दूध को। किसान आंदोलन जारी है। किसानों के समर्थन में अलग अलग सूबों में महापंचायतें हो रही हैं, राजनीति हो रही है, लेकिन जिस तरह से दूध के दाम बढ़ाने का ऐलान हुआ है, जाहिर तौर पर अगर ये हुआ तो आम आदमी पर इसका सीधा असर होगा और बहुत खतरनाक होगा। मेरठ से उस्मान सिद्दीकी के साथ प्रवीण कुमार, हिसार, आज तक।
एक खाप पंचायत ने तो यह फैसला कर लिया, लेकिन आम जनता का क्या? वो कहां से सीधे किसानों से जाकर दूध लेगी? किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति जमकर जारी है, लेकिन राजनीति अकेले दिल्ली या किसान आंदोलन की नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में नड्डा ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक का शीर्षक और पूरा विस्तार यह था कि बीजेपी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारियों में अभी से जी जान से जुट गई। पार्टी ने आने का अवसर मिला। संगठन की दृष्टि से एक बैठकों की श्रृंखला के साथ साथ आज इस क्षेत्रीय कार्यालय का भी रिकनेक्ट करने का मौका मिला। जब पूरे देश की निगाह बंगाल पर टिकी हुई है, ठीक उसी समय बीजेपी ने उत्तर प्रदेश पर निगाह जमा दी है। यूं तो 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है। ये तस्वीरें उसी कड़ी का हिस्सा हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वाराणसी पहुंचे तो उनका स्वागत इस तरह से किया गया। जमकर नारेबाजी हुई। जेपी नड्डा पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिन के लिए पहुंचे। वाराणसी पहुंचते ही गोकुल धाम में उन्होंने बीजेपी के आला नेता, सांसद, मंत्री और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को पूरी सक्रियता के साथ ले रही है। इसके साथ ही 2022 के चुनाव की रणनीति भी यहीं से शुरू होती है। यही कारण है कि पहले अवध प्रांत और उसके बाद अब काशी क्षेत्र में आकर के जेपी नड्डा संगठन को मजबूत करने की दिशा में 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ताबड़तोड़ बैठकों के जरिए मंथन होगा कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के क्या रूपरेखा हो और कैसे बीजेपी इन चुनावों में भी वही काम कर दिखाए जो पहले दिखा चुकी है। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी के उस हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया जिसकी नींव खुद अमित शाह ने रखी थी। इस उद्घाटन के साथ ही नड्डा ने ये जता दिया कि बीजेपी 2022 के चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। सारी राष्ट्रीय पार्टी रीजनल पार्टियां बन गई और भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को मिला करके सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार बन गया, बड़ा परिवार बन गया। ये हमको समझना चाहिए। बीजेपी के नेता भी यही कह रहे हैं कि वाराणसी से ही यूपी जीतने का प्लान बनेगा। विजय की हवा यहीं से चलेगी। Varanasi holds a very important position, not only culturally and religiously, but also politically. So I think it's the gateway to the east, and it's a Prime Minister's constituency, so it gains more importance. आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 350 सीटें जीतेगी। बीजेपी 350 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी। 350, इससे कम नहीं। अपने सहयोगियों के साथ 350 से कम सीट बीजेपी। सहयोगी तो बचे ही नहीं, छोड़ के चले गए। जो भी है, कहाँ से लाओगे? तोड़फोड़ करोगे क्या? तोड़फोड़ क्या करना? हमारे पास सहयोगी भी हैं, हमारे साथ लाएंगे भी और सहयोगी सभी। बीजेपी अभी से यूपी जीतने का प्लान कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी में बीजेपी के दिन लगने वाले हैं। बीजेपी की अब विदाई है, चाहे वो कितना ही मेहनत करे। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, हर आदमी परेशान है और हर आदमी इनके खिलाफ है। कुछ भी ये कर लें, उत्तर प्रदेश से इनको जाना है। अखिलेश जी को पूरा भारी बहुमत से सरकार बनाना है, जनता बनवाएगी। विपक्षी दल चाहे जो कहे, लेकिन बीजेपी की बैठक ने बता दिया कि यूपी के चुनाव को लेकर उनकी तैयारी विपक्षी दलों से एक कदम आगे है। बनारस में 16 जिलों के पदाधिकारियों की बैठक के साथ विधायक और सांसदों के साथ में जेपी नड्डा ने मंथन किया। वहीं कार्यालय के उद्घाटन में मंच से कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मोदी सरकार की योजनाओं के साथ अंत्योदय की बात करनी है और आने वाले चुनाव को लेकर के अभी से तैयारी शुरू करनी है। साफ है कि पूर्वांचल के जरिए बनारस से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले चुनाव को लेकर के एक नई शुरुआत कर रहे हैं। रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक।
गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी में थे। अमित शाह ने पुडुचेरी की जनता से जीत दिलाने का आह्वान किया। अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी यहां जीतती है तो इस राज्य को भारत का हम गहना बना देंगे। साथ ही साथ अमित शाह ने नारायणसामी पर करारा हमला भी बोला। नरेंद्र मोदी जी ने 115 से ज्यादा योजनाओं को यहां भेजकर पुडुचेरी के सर्वांगीण विकास के लिए आगे कदम बढ़ाए, मगर यहां एक सरकार थी जो छोटी पॉलिटिक्स करना चाहती थी। इनके मन में डर था कि अगर ये योजनाएं पुडुचेरी के अंदर लोकप्रिय होती है तो उनकी नींव खत्म हो जाएगी। इन्होंने योजनाओं को नीचे नहीं दिया। नारायणसामी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, मगर मैं आज आपको वादा करता हूं, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दीजिए, एक छोटे से राज्य को हम भारत का गहना बनाकर दुनिया के सामने रखेंगे। मुझे मालूम नहीं है देश में बेस्ट रीलर अवार्ड दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, मगर बेस्ट रीलर अवार्ड, सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड अगर दिया जाता है तो बेस्ट रीलर अवार्ड नारायणसामी जी को जरूर मिलना चाहिए। अमित शाह ने पुडुचेरी में राहुल गांधी के उस बयान पर भी हमला बोला जिसमें राहुल ने मत्स्य मंत्रालय बनाने की बात कही थी। आप पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए और उसके बाद अमित शाह का पलटवार भी देखिए और सुनिए। Just like our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. अभी राहुल गांधी यहाँ आए कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा, अरे मोदी जी, आप मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते हो? भैया राहुल, तुम वेकेशन पर थे, मोदी जी ने ऑलरेडी 2 नया विभाग बनाने का काम 2019 में ही समाप्त कर दिया है। आपको ये मालूम नहीं है। राहुल गांधी अमित शाह को आपने सुना। अब हम आपको लिए चलते हैं बंगाल। बंगाल में जबरदस्त चुनावी हलचल है। आपकी स्क्रीन पर बंगाल की 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में बंगाल में हिंसात्मक राजनीति का चित्र है। बंगाल में उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता को धमकी भरा पत्र मिला। दूसरी तस्वीर उस रैली की जो आज कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ ने की। तीसरी लड़ाई बंगाल में बुआ वर्सेस बेटियों की है। चौथी तस्वीर हृदय विदारक है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता की 85 साल की महिला के साथ मारपीट की गई। और 5वीं तस्वीर बीजेपी की चुनावी रथ यात्रा की है। यहां आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, उन्होंने पूजा पाठ की। तो बंगाल में घमासान पहले से ज्यादा तेज। देखिए हमारी रिपोर्ट। पुरानी हुई बाहरी की लड़ाई, पुरानी हुई धर्म पर भी खिंचाई। अब बंगाल के रण में रिश्तों की रार है, हाहाकार है। ममता ने बेटी वाले कैंपेन जारी रखते हुए सोचा भी नहीं था कि बीजेपी उसके जवाब में महिला नवरत्न उतार देगी। ममता को बंगाल में बैकफुट पर लाने के लिए बीजेपी ने सारे तीर तुक्के आजमा लिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बीजेपी के चुनावी रथ के सारथी बने थे। इस रथ यात्रा से पहले शिवराज सिंह चौहान मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ किया और उसके बाद नारा दे दिया, 2 मई दीदी गई। खेला हिंसा के कर रहे हैं और हिंसा का खेला अब खत्म होगा। 2 मई दीदी गई, भाजपा आई। शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा कि वो हिंसा के बल पर चुनाव जीतना चाहती हैं, मगर अब की बार बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। पहले कोई कहता था कि हम लोकसभा के चुनाव में 2019 में 40% से ज्यादा वोट प्राप्त कर लेंगे। अब तब से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और शानदार बहुमत प्राप्त करेगी। 200 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जब शिवराज सिंह चौहान रथ यात्रा कर रहे थे, उसी समय कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान पर
वाम दल, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट की रैली चल रही थी। इस रैली में कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका नहीं थे, मगर सीपीएम की ओर से येचुरी ने आह्वान किया कि बंगाल की जनता टीएमसी और बीजेपी को बंगाल से उखाड़ फेंके। आज बंगाल की मुक्ति के लिए भाजपा से, इस सांप्रदायिक ताकतों से और उनको यहाँ पे पनपने ना दे। अगर इसके लिए जरूरी है तृणमूल कांग्रेस को भी हटाना, बिना उसके भाजपा को यहाँ पर आप रोक नहीं सकते हैं। इस गठबंधन पर भी शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली। ना गठ का पड़ेगा ना बंधन का पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का। मोदी जी के पीछे पूरा बंगाल खड़ा हुआ है। बंगाल में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी समर और जबरदस्त हो गया है। चारों ओर से जोर आजमाइशें चल रही हैं, बयान के बाण चल रहे हैं। देखना ये होगा कि सत्ता के इस युद्ध में बंगाल की जनता किसे सिंहासन पर बिठाती है। आज तक ब्यूरो। हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन जैश उल हिंद ने ली। जैश उल हिंद ने टेलीग्राम पर एक चिट्ठी पोस्ट की जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि मुकेश अंबानी को दोबारा धमकी भी इस आतंकवादी संगठन ने दी। संदिग्ध गाड़ी, जिलेटिन की छड़ें, धमकी भरी चिट्ठी और सीसीटीवी फुटेज। सुरागों की कड़ियां जोड़कर मुंबई पुलिस मुकेश अंबानी के घर के बाहर हुई साजिश की जांच में जुटी है। लेकिन इस बीच घटना के 3 दिन बाद सोशल मीडिया की एक पोस्ट ने इस केस में सबसे बड़ा धमाका कर दिया। टेलीग्राम ऐप पर की गई इस पोस्ट ने दहशत की इस प्लानिंग के तार सीधे आतंकी संगठन से जोड़ दिए। ये पोस्ट आतंकी संगठन जैश उल हिंद की ओर से की गई, जिसमें सीधे मुकेश अंबानी को पैसों के लिए धमकी दी गई है। पोस्ट में लिखा गया है, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, बस पैसे ट्रांसफर कर दो जो तुम्हें पहले बोला गया है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ साजिश में जैश उल हिंद का नाम सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये वही आतंकी संगठन है जिसने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके का जिम्मा लिया था। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी से कुछ दूर पर आईडी धमाके के ठीक एक दिन बाद जैश उल हिंद ने टेलीग्राम पर धमाके की जिम्मेदारी ली थी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार में जिलेटिन की छड़ें मिली, कार से भी एक लेटर मिला। उसके अलावा टेलीग्राम पर जैश उल हिंद ने जिम्मेदारी ली है। जांच एजेंसियों को इस संगठन के बारे में अभी तक कुछ जानकारी हाथ नहीं लगी है। हालांकि दिल्ली से मुंबई तक जो वारदात हुई है उसको लेकर जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं और अपने अपने तरीके से जांच की जा रही है। आतंकी संगठन की ओर से की गई पोस्ट में सिर्फ अंबानी परिवार को ही धमकी नहीं दी गई, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी खुला चैलेंज किया गया है। रोक सकते हो तो रोक लो, तुम कुछ नहीं कर पाए थे जब हमने तुम्हारी नाक के नीचे दिल्ली में तुम्हें हिट किया था। तुमने मोसाद के साथ हाथ मिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुंबई पुलिस की 10 टीमों और एनआईए की जांच के बीच सोशल मीडिया के इस पोस्ट ने सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क कर दिया है। जांच टीमें इस कोशिश में लगी हैं कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द साजिशकर्ता तक पहुंचा जा सके। उधर गाड़ी से मिली जिलेटिन की छड़ों को लेकर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ये बहुत क्वांटिटी में बनता है एक्सप्लोजिव और बहुत बड़े क्वांटिटी में बिकता है, तो इसके बहुत डीलर्स रहते हैं, इसके ऊपर बहुत डेफिनेटिव मार्क्स नहीं रहते हैं, तो इट इज अ चैलेंजिंग थिंग बट वी आर स्टिल फाइंडिंग आउट फ्रॉम आवर सोर्सेस। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक और अब जैश उल हिंद की धमकी को हॉक्स कॉल की तरह मजाक नहीं माना जा सकता। अब जब इस घटना के तार इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके से भी जुड़ रहे हैं, तो ये खतरनाक साजिश कहीं ज्यादा बड़ी मानी जा सकती है। जिलेटिन की छड़ें अंबानी के घर के बाहर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैश उल हिंद ने ले ली है, जिसके बाद मुंबई पुलिस और एनआईए पर यह जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करें कि आखिरकार इस
पूरे इंसिडेंट के पीछे क्या मोटिव था, कौन लोग इन्वॉल्व हैं और जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाए। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। हमारी ये खबर दिल्ली से है, जहां अब डर लगता है। ऐसा लगता है कि अपराधियों में दिल्ली में ना कानून को लेकर डर है और नहीं पुलिस का कोई खौफ है। बेखौफ बदमाश ने सरेआम एक महिला को चाकू से गोद कर मार डाला। गोद में बच्चा लिए महिला से बदमाश सोने की चेन छीनने की कोशिश कर रहा था। महिला ने विरोध किया। देखिए सीसीटीवी कैमरा देखिए आप। तो बदमाश ने महिला के गले पर चाकू से हमला बोल दिया। महिला की मौत हो गई। सन्न कर देने वाली ये वारदात दिल्ली के आदर्श नगर की है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है, लेकिन अब तक बदमाशों को दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं पाई। दिल्ली पुलिस ने 10 टीमों का गठन तो कर दिया है, लेकिन सीसीटीवी में देखने के बावजूद कल की यह घटना है और अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है घर में मातम है, लेकिन उस बहादुर लड़की ने 25 साल की महिला जो कि कनाडा में रहती है अपने घर आई थी। गोद में 2 साल का मासूम बच्चा था। वहां पर इससे चेन खींचने की कोशिश की गई। उस महिला ने विरोध किया, बच्चा भी सड़क पर गिरा। लोगों में गुस्सा है। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, अभी कुछ कह नहीं सकेंगे, लेकिन हाँ हमारी टीम्स लगी हुई हैं और हम लोग बहुत जल्दी। लड़के का चेहरा मैम दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में, मतलब ऐसा नहीं कि उसने मफल किया हो या कुछ हो, तो उससे पहचान अभी शेयर नहीं करना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन। हमारी टीम्स इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम लोग बहुत क्लोज हैं। मैम स्नैचिंग ही वजह है या और भी पहलुओं से जांच की जा रही है? जैसा फुटेज में आया है और जैसा इंसिडेंट सामने आया है लोकल इंक्वायरी से भी, ये स्नैचिंग का ही अटेम्प्ट है और उसी में से ही कार्रवाई। मैम ये इसका जो चेन थी क्या वो ले जा पाया वो या नहीं ले पाया? अटेम्प्ट किया। वो बस दवाई लेने बच्चे की गए यहाँ तक, यहाँ से उसके पीछे पीछे वो लड़का जा रहा है। उसने पैंडल डाल रखा था, उस लड़की ने छोटा बच्चा उठाया है, उसने पैंडल खींचा, उसने चक्कू पता नहीं होगा चक्कू के साथ काट दिया। उसने ऐसे पकड़ लिया पैंडल को, उसने छोड़ा नहीं, मतलब तो वो ना उसने ऐसे मतलब झपट्टा मारा ना तो वो गिर गया। उसने इतना बड़ा भी नहीं था कह रहे देखने में लड़का, तो उसको उसने अपने वालों वो उसने कहा कि चलो फटकारें, तो वो जब ऐसे उसने सीधी मुड़ी है तो उसको चक्कू 2 बार चक्कू मार दे। उसने कहा चक्कू मारूंगा तो छोड़ देगी पैंडल। अच्छा, मार के भाग गया वाला की ना लई। यहाँ पे ना वो दूसरा लड़का भी था एक, उसके साथ बाइक पे आया हुआ, वो कैमरे में आया, उसको बिठा के ले गया। अच्छा बाइक से ही आया था। अच्छा ये उस महामारी के खिलाफ जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है, हिलाकर रख दिया है, भारत में कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन युद्ध का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। कल से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे और इसके साथ ही अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी कोरोना की वैक्सीन लगा पाएंगे। हालांकि इसके लिए इन लोगों को डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। देश के कुछ राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा तो सरकार एक्शन में आ गई और कोरोना वैक्सीन को आम आदमी तक पहुंचाने की मुहिम को और तेज कर दिया। कोरोना पर फाइनल वार के लिए सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन का प्लान तैयार किया गया, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस अभियान में अब आम लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जा सकेगी और वो भी ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का अगला चरण शुरू होने जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण इस चरण में केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों को भी टीकाकरण की अनुमति दी है। यानी 1 मार्च से टीकाकरण के लिए जो केंद्र है वो पूरे देश में उनकी संख्या बढ़ने वाली है। इस अभियान का सीधा मकसद कम समय में अधिक लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना है और यही वजह है कि सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए अस्पतालों ने भी कमर कस ली। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1 मार्च से यहां पे वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचेंगे। निजी अस्पतालों में आपको बता दें 250 रुपए का शुल्क आपको वैक्सीनेशन के लिए देना होगा, जिसमें 150 रुपए प्रति डोज का एक चार्ज रहेगा और इसके साथ
यहाँ पर 100 रुपए सर्विस चार्ज रहेगा। भोपाल में शुरुआती तौर पे 7 सरकारी अस्पतालों में और 8 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है अगले फेज के लिए। ये नेशनल हॉस्पिटल जो भोपाल में है उसका वैक्सीनेशन रूम है जहां पे इस वैक्सीन को लगाया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के तहत किन किन लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से नियम और शर्तें क्या क्या हैं। दूसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। 45 साल से ज्यादा के गंभीर बीमारी वाले लोग भी टीका लगवा सकेंगे। गंभीर बीमारी की सूची भी सरकार की ओर से जारी कर दी गई। गंभीर बीमारी वालों के लिए मान्यता प्राप्त डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने इस सर्टिफिकेट का प्रारूप भी जारी कर दिया है। जिनकी 1 जनवरी 2022 को 60 साल उम्र कंप्लीट हो रही है उन लोगों को देंगे। और दूसरा जो हमारे 45 से 59 वर्ष के जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जो MCI से रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर कोमॉर्बिडिटी वाले जो हमारे लोग हैं उनके लिए हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे। और तीसरा जो लोग हमारे जो तो हेल्थ केयर वर्कर थे या फ्रंटलाइन वर्कर थे उनका पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था उनको भी हम एक अवसर फिर से दे रहे हैं। जो आएंगे उनका वैक्सीनेशन के साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो कुल मिला के एक ड्राइव हमने इसका कैंपेन भी शुरू किया। हमारा डिपार्टमेंट भी अलर्ट मोड पे है। आम आदमी तक जब तक ये जो क्राइटेरिया भारत सरकार ने तय किया है सूचना भी मिलना जरूरी है, तो उसके लिए भी हम लोग IEC एक्टिविटी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में टीके की कीमत भी तय कर दी है। वैक्सीन की एक डोज के लिए 250 रुपए लिए जाएंगे, जिसमें 1500 रुपए टीके और 100 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर होंगे। जबकि सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका मुफ्त में दिया जाएगा। We are now entering the new phase of our vaccination drive, as I said, from 1st of March 2021, where we will be targeting all those who are above 60 years of age. देश भर के अस्पतालों में दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई और डॉक्टर भरोसा जता रहे हैं कि इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर उन्हें कोरोना के खतरे से बचाया जाएगा। हम लोग तो कंप्लीट तैयार हैं। आप जैसे देखे होंगे कि वेटिंग एरिया है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन रूम है, वैक्सीनेशन रूम है, ऑब्जर्वेशन एरिया है, ऑब्जर्वेशन रूम है, कोई AEFI जो होता है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो होगा उसके लिए लड़ने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। ऐसा अभी तक अभी जो वैक्सीनेशन हुआ है बिहार में या कहीं भी इंडिया में हुआ है, कोई ऐसा मेजर इफेक्ट आया नहीं है। टीकाकरण के इस अभियान का फायदा 27 करोड़ लोगों को मिलेगा। 12,000 से ज्यादा सरकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण को रफ्तार देने का जिम्मा दिया गया है, लेकिन मैक्स, अपोलो और फोर्टिस जैसे कुछ बड़े निजी अस्पताल इस अभियान में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली से आशुतोष, पटना से रोहित सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ देवंकुर, जयपुर, आज तक। हमारे देश में कल से वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। तो आइए पहले हम आपको ये बता दें कि अभी तक हमारे देश में वैक्सीनेशन अभियान के तहत कोरोना की कितनी डोज दी जा चुकी है। अभी तक यहां देखिए हम आपको बता रहे हैं 1,43,00,000 से ज्यादा वैक्सीन हम लगा चुके हैं, जिनमें से 49 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई है, जबकि 22 लाख हमने स्वास्थ्य कर्मियों यानी कि हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई है। 49,16,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 22,04,000 हमने हेल्थ वर्कर्स को, इसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, इनको इनकी डोज अभी तक हम दे चुके हैं। तो हमारे देश के लिए कल से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन का ये जो फेज है काफी अहम है। इसमें कई निजी अस्पतालों को भी वैक्सीन लगाने की इजाजत दी गई है। 1 मार्च से अब प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे, कितने पैसे आपको देने होंगे? सिर्फ 250 रुपए। 250 रुपए में आपको वैक्सीन लग जाएगी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में ये वैक्सीन लगेगी। इस चरण में प्राथमिकता 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को दी जाएगी। 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी और 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को वरीयता मिलेगी जिन्हें ऐसी बीमारी है जो कोरोना होने पर और भी गंभीर हो सकती है, तो उन लोगों को वैक्सीन पहले लगाई जाएगी। लेकिन आप और हम भी लगा सकते हैं। आइए अब हम आपको बता दें कि जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं
तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? आधार कार्ड आपके पास हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ये बहुत जरूरी है। दोनों में से एक कार्ड आप जरूर रखिएगा अपने साथ। दरअसल कोई भी ऐसा ऑफिशियल आईडी प्रूफ आप रखिए जिसको दिखाना होगा, जिस पर आपकी फोटो के साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हो और उस पर आपका एड्रेस भी लिखा हो। एड्रेस ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी बहुत बहुत वहां पर जरूरी है। तो 45 से 50 साल की उम्र, वैक्सीनेशन के लिए किन किन माध्यमों के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? दरअसल 2 ऐप के जरिए आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जिन केंद्रों को सरकार ने मान्यता दी है वहां जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोविन ऐप है और आरोग्य बहुत पहले से आपके पास है। और कोविन ऐप वैक्सीनेशन जब से ड्राइव शुरू हुई है तब से हुई है। वैक्सीनेशन जो सेंटर्स हैं वहां आप जा सकते हैं और वहां पर भी वैक्सीन आपको लग सकती है। लेकिन अगर ऐप पर आप डाउनलोड कर लें तो बहुत ही अच्छी बात होगी और बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि कल से कोरोना की वैक्सीन आम आदमी तक पहुंच जाएगी, आप तक, हम लगवा सकेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले लोगों को कई बातें जानना जरूरी है, जैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से विस्तार से आइए हम आपको बता देते हैं ताकि बहुत आसानी से आप कोरोना की वैक्सीन लगवा पाएं। कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल से आम आदमी तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाकर महामारी के खिलाफ अभियान का अगला चरण शुरू किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वैक्सीनेशन के दूसरे चरण से पहले लोगों को जानना बेहद जरूरी है, ताकि टीकाकरण के लिए अस्पताल पहुंचने वालों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें स्क्रीनिंग से लेकर उनके दस्तावेजों की भी जांच शामिल है। इसमें आधे घंटे का तो ऑब्जर्वेशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स लेने से लेकर के रजिस्ट्रेशन और उसके बाद वैक्सीनेशन करके उसके बाद उसको यहाँ पे आधे घंटे रोकना, मुझे लगता है लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम इसमें एक व्यक्ति को लगना चाहिए। क्या यहाँ पे उसकी भी व्यवस्था है कि जैसे अगर किसी मरीज में कोई लक्षण दिखते हैं इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद, वैक्सीन लगने के तुरंत बाद, तो क्या यहाँ पे उसकी व्यवस्था है कि उसको तुरंत एक ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे उसका इलाज हो सके या उसका ट्रीटमेंट हो सके? ऐसी कोई जगह है यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग ने एक AEFI रूम बनाया हुआ है एक्यूट एलर्जीज के लिए। ये वो जगह है जहाँ पे अगर किसी को वैक्सीन के बाद किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। पहले आपको बताते हैं कि कोरोना के टीकाकरण के लिए जाते वक्त कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी हैं। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो फोटो आईडी कार्ड देना होगा। ये प्रक्रिया वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए है और रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन केंद्र पर भी ऑफिशियल आईडी कार्ड दिखाना होगा। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी अब आसान कर दी गई है, जिसके तहत टीका लगवाने वाले लोगों को कोविड ऐप या आरोग्य सेतु ऐप से खुद रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन केंद्रों पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। यहाँ देखिए, अस्पताल के अंदर आते ही यहाँ पर वेटिंग एरिया बनाया गया है, जहाँ पर जो लोग होंगे उनको यहाँ पर पहले आएंगे, वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं अपनी बारी का। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन के लिए आप देख सकते हैं एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रूम बनाया गया है। यहाँ पर जो लोग होंगे, अधिकारी होंगे, वो रजिस्टर करेंगे उनको वैक्सीनेशन के लिए। और उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन जब पूरा हो जाएगा तो फिर वैक्सीनेशन के लिए जो है उनको एक अन्य कमरे में जो है वो ले जाया जाएगा। 45 से 59 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बीमारी का सर्टिफिकेट भी देना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 बीमारियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ल्यूकेमिया, बोन मैरो, किडनी, लीवर और हार्ट से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं। इस चरण में निजी अस्पतालों को वैक्सीन लगाने की इजाजत देने के साथ सरकार के कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनका सख्ती से पालन करना जरूरी है। राज्यों से कहा गया है कि किसी भी हाल में बचाव के नियमों में ढील न होने पाए।
ताकि संक्रमण के खतरे को बढ़ने से रोका जा सके। दिल्ली से आशुतोष, पटना से रोहित सिंह के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह, आज तक। कोलगेट के साथ जारी हमारी अनोखी पहल स्माइल हीरोज में इस बार हम पश्चिम बंगाल के देवाशीष सरगार की प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। देवाशीष एक नौजवान कलाकार हैं। महामारी के दौरान अपनी कला के जरिए वो लोगों की जिंदगी में रंग लेकर आए हैं, एक मुस्कान लेकर आए हैं। देखिए। देवाशीष एनिमेशन के स्टूडेंट हैं। उन्होंने लोगों को चित्रकला सिखाकर और दुर्गा पूजा के उत्सव में लोगों का स्केच बनाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया। लेकिन महामारी के दौरान देवाशीष ने फैसला लिया कि वो अपनी चित्रकला का इस्तेमाल मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के लिए करेंगे। अभी तक 100 पोर्ट्रेट ड्रॉ किया मैंने और उनके जरिए करीब अप्रोक्स 1 लाख रुपीज आया। तो मैं उन सारे जो रुपीज को डोनेट कर दिया। जरूरतमंद जो लोग हैं, इनका खाना नहीं मिल रहा है और अभी भी लोग रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं अभी भी ये काम को आगे ले जा रहा हूँ। हम देवाशीष जैसे लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष से ऊपर उठकर दूसरों की मदद की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आज तक।